नमस्कार। चैप्टर फर्स्ट चल रहा है हमारा, हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें हमने पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ ली, पांचों के पांचों। अवस्था पढ़ने के बाद पदार्थ के गुण पढ़ लिए थे अवस्थाओं से पहले, और गुण के बाद हम पढ़ रहे थे अवस्था परिवर्तन। क्या पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो सकता है? कोई एक पदार्थ है, उसकी एक अवस्था हमने ली, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, हमने एक अवस्था ली, जैसे मैंने सॉलिड लिया। क्या मैं इस ठोस को वाष्प में बदल सकता हूं, द्रव में बदलते हुए या बिना द्रव में बदले हुए? भाई कोई सॉलिड है, वो सॉलिड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। अब उसके दो तरीके हो सकते हैं, ये आएगा अभी थोड़ी देर बाद, कि या तो वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो, या फिर सीधा ही सॉलिड से किस में बदल जाए, वेपर में बदल जाए, वाष्प में बदल जाए। तो दो चीज है हमारे पास, कि सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए और फिर लिक्विड के बाद वो कन्वर्ट हो जाए वेपर में। तो इसके लिए हम पढ़ रहे थे ताप का प्रभाव। अवस्था परिवर्तन में नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए मैंने क्या किया कि ठोस पदार्थ लिया मैंने और ताप बढ़ाया। ठीक है, जब मैं इस ठोस पदार्थ को ताप दूंगा तो ये बदल जाएगा द्रव में। ठीक है ना, साधारण कैसे होगा, ठोस पदार्थ होगा, उसको ताप दिया जाएगा, जब उसको टेम्परेचर दिया जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। ठीक है, सॉलिड S और L। तो जब हम ठोस पदार्थ को ताप दिया तो वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड के अंदर। और अगर इस लिक्विड को भी मैंने अगर आगे ताप दे दिया, यहां पर भी मैंने इसको गर्म कर दिया, तो गर्म करते ही ये बदल जाएगा गैस में। इसका मतलब किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। ठोस से द्रव बन जाएगा और द्रव से गैस बन जाएगा। अवस्था परिवर्तन जब आ रहा है तो उसके अणुओं में क्या परिवर्तन आता है? देखो, ठोस है तो ठोस के जो अणु हैं वो पास पास होंगे। ठोस के अणु पास पास होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। ये ठोस के अणुओं की व्यवस्था है। अब हमें पता है कि ये अणु निरंतर गतिशील है। ये ठोस है, ये ठोस के अणु है, पास पास है, और ये निरंतर गतिशील है। अब जब हम इनको ताप देंगे, गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर क्या होगा, इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ये अणु की जो गति की जो स्थान जगह है, इसका जहां तक ये गति कर रहा है वो बढ़ जाएगी, ज्यादा दूर तक गति करेगा। ये गतिज ऊर्जा बढ़ रही है तो ज्यादा दूर तक गति करेगा, और अगर ज्यादा दूर तक गति ये करेगा तो इनके बीच में अंतराल बढ़ जाएगा, इनके बीच में अंतराल बढ़ जाएगा। ऐसे इस तरह से ये व्यवस्थित हो जाएंगे। इसका मतलब क्या बन गया, ये अब द्रव में परिवर्तित हो गया। किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे उनके बीच में अंतराल भी बढ़ जाता है। ठीक है ना, इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाएगा, अंतराण्विक अंतराल बढ़ जाएगा। और गर्म करेंगे तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये अंतराण्विक अंतराल और ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा होता है ये। ठीक है, इसीलिए वो अब किस रूप में हो जाएगा, वाष्प के रूप में। ये देख लीजिए, आप तीनों दिख रहे हैं आपको, ठोस पास पास है, द्रव और थोड़ा दूर हो गए, और गैस में और भी दूर हो गए। ठीक है, तो अब इनको आप एक बार लिख लें।
जो हमने इसको ऊष्मा दी, उस ऊष्मा से इसको ऊर्जा मिली और ऊर्जा के कारण इसके अणुओं के बीच, सुनिए ध्यान से, ठोस को गर्म करने पर उसको ऊष्मा ऊर्जा मिली, उस ऊर्जा के कारण उसके अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल था वो आकर्षण बल टूट गया, वो आकर्षण बल खत्म हो गया, कम हो गया। उस आकर्षण बल के ठोस में खत्म, ठोस जब तक था तब वो खत्म हो गया, दूसरी अवस्था का आकर्षण बल रह गया उसमें। तो ठोस की अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल था वो ऊर्जा पा करके, ऊष्मीय ऊर्जा पा करके वो आकर्षण बल कम हो गया और कम होने के बाद अणु दूर दूर हो गए, कम होने के बाद अणु दूर दूर हो गए, तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया। ठीक है ना। तो हमने जब ताप दिया था, ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ गई। ठीक है। ताप बढ़ाने पर अणुओं के मध्य अंतरान्विक आकर्षण बल, अणुओं के मध्य आकर्षण बल घट गया। ठीक है। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में ताप बढ़ाने पर अणुओं के मध्य अंतराल क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये 3 पॉइंट यहां पर मैंने इस तरह से शॉर्ट में आपको लिख दिया है। ठीक है। इसका मतलब बढ़ रहा है, इसका मतलब घट रहा है। तो ये ताप बढ़ाया, ऐसा हो रहा है, यहां ऐसा हो रहा है और यहां पर ऐसा हो रहा है। ठीक है। ये अणुओं के मध्य कर देता हूं मैं इसको, जिससे अब बात आती है कि हमने ठोस को पिघला तो दिया, लेकिन क्या उस ठोस का हम एक पर्टिकुलर ताप ज्ञात कर सकते हैं जिस पर वो पिघलता हो और हमें ये पता चल जाए कि ये ठोस है, इतने ताप पर पिघल जाएगा, तो हम उसे क्या नाम दें? ठीक है। तो देखिए, उसे नाम दिया जाता है गलनांक। क्या नाम देते हैं उसको? गलनांक। जब ठोस को ताप देते हैं तो जिस निश्चित ताप पर वो पिघल के द्रव अवस्था में आ जाता है उसे कहा जाता है गलनांक। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, वह नियत ताप, वह नियत ताप जिस पर ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में आ जाता है, गलनांक कहलाता है। क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट गलनांक। अब ठोस हम ले लें उदाहरण इसका, बर्फ। इस बर्फ को गर्म कर रहा हूं तो क्या बन जाएगा? जल। तो बर्फ कितने ताप पर जल में परिवर्तित हो जाती है? तो उसका मान है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273.15 केल्विन। ठीक है। तो बर्फ का गलनांक होता है 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन, बर्फ का गलनांक।
अब हम जब अवस्था परिवर्तन पढ़ रहे हैं तो अवस्था परिवर्तन में जब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसके ताप पर क्या परिवर्तन आता है, इसकी बात करी जाए। ठीक है, तो जब पदार्थ का अवस्था परिवर्तन होता है तो उसके ताप में, उस पदार्थ के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, इसका मतलब अवस्था परिवर्तन के समय, पॉइंट लिख लें हम, अवस्था परिवर्तन के समय पदार्थ का ताप नियत रहता है। देखो कैसे, यहां बर्फ है और यहां जल है। ठीक है, अब जब बर्फ को हम गर्म कर रहे हैं और हम इसको पानी में परिवर्तित कर रहे हैं, इसकी अवस्था परिवर्तित कर रहे हैं, तो यहां जब अवस्था परिवर्तन होगा, कितने पे होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होगा। और इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इस जल का और इस बर्फ का दोनों का ताप अगर पता किया जाए तो वो भी कितना ही रहेगा, वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि बर्फ का तो इससे कम होना चाहिए ना, जल का थोड़ा ज्यादा होना चाहिए और बर्फ का थोड़ा कम होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसका कारण है लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा के कारण। ठीक है, गलन की गुप्त ऊष्मा यहां होती है, उस गलन की गुप्त ऊष्मा के कारण इन दोनों का तापमान समान रहता है। इसका मतलब अवस्था परिवर्तन के समय पदार्थ का ताप नियत रहता है, बढ़ता नहीं है, उसमें के मान में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, अब आई बात है गुप्त ऊष्मा होती क्या है, तो देखो अब हम इसको लिख लेते हैं। तो पहले हमने लिख रहा हूं गलन की गुप्त ऊष्मा, ये हमने लिख ही लिया, यहां पर लिख रहा हूं। इस गुप्त ऊष्मा के कारण ही क्या हो रहा था, तापमान में परिवर्तन नहीं आ रहा था। ठीक है, तो देखिए 1 एटीएम पर, 1 एटीएम दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर, यह भी यहां इंपॉर्टेंट बात है, उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, आ गया समझ में? मतलब जो ताप हम दे रहे थे बर्फ को पानी बनाने के लिए, तो वो तापमान कहां जा रहा था, वो उसकी गुप्त ऊष्मा में संचित होता जा रहा था। संगलन भी कहते हैं इसको, गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को, ये आपको लर्न भी करनी पड़ेगी, 1
वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर, ठीक है ना। एटीएम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटीएम का मतलब होता है यहां पर ये दाब वायुमंडलीय दाब के लिए है, यूनिट। हो गया, ठीक है। अब समझ में आ गया वो ऊष्मा कहां चली गई जो हम दे रहे थे। भाई हम यहां दे तो रहे थे इसको, बर्फ को पानी बदलने के लिए, लेकिन वो ऊष्मा कहां जा रही थी, वो उसकी गुप्त ऊष्मा के रूप में संचित होती जा रही थी। किसमें? गुप्त ऊष्मा के रूप में, ठीक है। अगला बिंदु है क्वथनांक, इसी के अंदर ही क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, देखिए क्वथनांक में क्या है, अब यहां से हमने यहां तक का काम तो कर लिया, अब हम यहां द्रव से लेकर के और गैस तक का अवस्था परिवर्तन देख रहे हैं। द्रव से लेकर के और गैस तक का अवस्था परिवर्तन देखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आगे बढ़ते हैं। हमने ठोस को तो द्रव में बदल लिया, वहां पर देखिए गुप्त ऊष्मा होती है और जब फेज कन्वर्जन हो रहा है, जब अवस्था परिवर्तन हो रहा है, तो तापमान में कोई अंतर नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं हम क्वथनांक की। तो क्वथनांक क्या होगा, देखिए वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लग जाए वह कहलाता है उसका क्वथनांक, या फिर उस द्रव की सतह का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। ठीक है, दोनों ही परिभाषा है। तो हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लग जाए, उबलने लग जाए, उस द्रव का क्वथनांक एक्चुअली पॉइंट तो क्या है यहां पर कि अब हम किसी द्रव को गर्म कर रहे हैं, जब उस द्रव को गर्म करते हैं तो उसकी द्रव की सतह पर जो अणु है वो अणु गर्म होते हैं और गर्म होकर के वो वायुमंडलीय दाब, वायुमंडल पर एक दाब लगाते हैं, वहां से ऊपर उठते हैं। जब वो वहां से ऊपर उठ रहे हैं तो वो एक एक अणु वहां से ऊपर वाष्प के रूप में निकलेगा। तो जो परिभाषा दी जाती है दूसरी वो होती है कि यदि किसी द्रव को हम गर्म कर रहे हैं, तो यदि किसी द्रव की सतह के उपस्थित अणु है उनका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो वो उसका क्वथनांक हो जाता है, वहां पर वो उबलना शुरू हो जाता है, वो कहलाता है उसका
क्वथनांक। क्वथनांक में क्या होगा, देखिए हम क्या कर रहे हैं कि मैंने ले लिया जल और इस जल को मुझे कन्वर्ट करना है वाष्प में गर्म करके। तो इसका मान होता है, जल को वाष्प में परिवर्तित करने का तापमान होता है, क्वथनांक होता है जल का 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 373.15 केल्विन। मैं ये बता दूंगा कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगला पॉइंट हम यही लेंगे कि इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो अगर मैं जल को, द्रव है, इसको मैं गैस के रूप में परिवर्तित करना चाह रहा हूं, यह भी एक अवस्था परिवर्तन हो गया भाई। पहला अवस्था परिवर्तन हमने ठोस से द्रव में देखा था, अब हम द्रव से गैस में देख रहे हैं। तो जल को जब गर्म करेंगे तो ये वाष्प में बदल जाएगा और कितना ताप चाहिए इसको, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड आप तापमान कर दें तो जल वाष्प बनना प्रारंभ कर देगा और उस समय तक जल का और वाष्प का दोनों का ताप कितना रहेगा, 100 ही रहेगा। जैसे वहां 0 रहा था ना, वहां पर 0 रहा था बर्फ का और पानी का, ऐसे यहां पर रहेगा 100 दोनों का। ठीक है, क्यों, गुप्त ऊष्मा के कारण। किसके कारण हो रहा है ऐसा, गुप्त ऊष्मा के कारण। और इसका एक आगे आपकी हमारी बुक में क्वेश्चन दे रखा है कि वाष्प से जब जलते हैं तो अधिक जलन होती है। अगर किसी जल की वाष्प से अगर कोई जलता है तो अधिक जलन होती है बजाय उसी ताप के गर्म पानी के। इसका कारण क्या है, क्योंकि इस वाष्प में गुप्त ऊष्मा भरी हुई है। वाष्प में यहां पर गुप्त ऊष्मा भी है, इसका तापमान तो 100 है ही और कुछ गुप्त ऊष्मा भी है, जिसके कारण इसका ताप ज्यादा महसूस होगा हमें जब जलेंगे जब। ठीक है, तो लिखें आप इसको। और इसका कारण हम लिख रहे हैं कि तापमान बराबर क्यों है, उसका कारण है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। परिभाषा वही, एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को गैस में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा। 1 किलोग्राम द्रव को, लिख लें आप, 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर, यह बिंदु आवश्यक है, उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। हो गया। अब एक पॉइंट इसमें क्या था कि मान लो कोई ठोस है, हमने उसको गर्म कर दिया और वो तो सीधा गैस में परिवर्तित हो गया, द्रव तो बीच में कहीं आया ही नहीं, द्रव अवस्था तो बीच में कहीं आई नहीं, तो उसको क्या कहेंगे, देखिए अब ये हटाना पड़ेगा क्योंकि अब ये अवस्था नहीं रही। अब अवस्था क्या आ गई कि हमने कोई ठोस लिया, यहां पर मैंने एक ठोस लिया, इस ठोस को मैंने गर्म कर दिया और गर्म करते ये तो सीधा किस में बदल दिया, वाष्प में बदल गया। ठोस लिया और गर्म करते सीधा वाष्प में बदल गया। तो इस अवस्था को, इस प्रकार की जो घटना है उसको कहते हैं हम ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं इसको,
ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। ठीक है, परिभाषा क्या होगी? जब कोई ठोस बिना द्रव में बदले सीधा वाष्प में बदल जाए। जब कोई ठोस ताप देने पर बिना द्रव में बदले, बिना द्रव में बदले सीधा वाष्प में बदल जाए। तो यह है ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और वह पदार्थ ऊर्ध्वपातज कहलाता है। उस पदार्थ को क्या बोलते हैं हम? ऊर्ध्वपातज। वह पदार्थ ऊर्ध्वपातज कहलाता है। उदाहरण कौन कौन से पदार्थ होते हैं ऐसा? तो देखो, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, लिख लें आप, कपूर, अमोनियम क्लोराइड और शानदार, ये कुछ इसके उदाहरण हैं। आपने देखा होगा कि जो सर्दी के कपड़े होते हैं, सर्दियां चली जाने के बाद उनमें कपूर की गोलियां रख के उनको ठीक से बक्से में बंद करके या अलमारी में उनको रख दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो अब गर्मियों में काम नहीं आने वाले होते हैं। जब उनमें कपूर की गोलियां सॉलिड होती हैं, ठोस होती हैं, उनको रख के रख देते हैं। जब दोबारा सर्दी आती है, जब उनको निकाला जाता है वापस, तो आप देखते होंगे कि वहां से कपूर की गोलियां गायब हो जाती हैं, वहां कोई निशान भी नहीं बचता। तो वो कपूर की गोलियां कहां चली गई? वो कपूर की गोलियां ठोस से सीधा बदल गया वाष्प में, ठोस से सीधा वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। और इस घटना को बोला जाता है ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। ठीक है, तो क्या हुआ? सॉलिड था, सीधा परिवर्तित हो गया गैस में और विदाउट लिक्विड। वहां पर लिक्विड अवस्था आई नहीं बीच में। सॉलिड सीधा गैस, विदाउट लिक्विड कन्वर्जन। ठीक है ना, लिक्विड की कोई अवस्था वहां पर नहीं आएगी, ठोस होगा, सीधा वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब अगला हमारा बिंदु है कि तापमान यूनिट का अंतर परिवर्तन। क्या हम करें? परिवर्तन। ठीक है, देखिए, तापमान नापने के लिए कुछ यूनिट होती हैं। डिग्री सेल्सियस, नंबर 1 केल्विन, और डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और एक र्यूमर, डिग्री र्यूमर। 4 होती है, हम 3 की बात करेंगे अभी, सिर्फ चौथी यूनिट की हम बात नहीं कर रहे। ठीक है, हमारे लिए 3 ही काफी। वैसे हमारे सिलेबस में तो 2 ही है लेकिन फिर भी हम 3 की बात कर रहे हैं। देखिए, अंतर परिवर्तन कैसे होगा, कैसे इसको चेंज करेंगे। तो
लिखें 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। पहला तो ये है। ठीक है, अब मान लो मुझे 0 डिग्री सेंटीग्रेड को 200 डिग्री सेंटीग्रेड को क्वेश्चन है केल्विन में बदलें। 0 डिग्री से 200 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में परिवर्तित करें। आ गया? देखो कैसे करेंगे। हमें पता है कि 0 को कितना होता है 273, तो 200 कितना होगा 200 प्लस 273, तो कितना हो जाएगा 473 केल्विन। ठीक है, मैंने 0.15 नहीं लिखा है, इसको बार बार नहीं लिखते हैं 0.15 को, है ना। तो कितना हो जाएगा 473 केल्विन। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे दे रखे हैं। ठीक है, अगर फॉरेनहाइट करना है तो C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 से आप कर सकते हैं। वो मैं आपको अगली क्लास में और इसके क्वेश्चंस भी करके दिखा दूंगा कि डिग्री फॉरेनहाइट को भी हमें कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। यहां पर आप ध्यान रखना, अगर केल्विन दे रखा है और डिग्री सेंटीग्रेड पूछा है, अगला क्वेश्चन अगर मैं यहां लिखूं कि क्वेश्चन है 283 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलो, तो क्या हो जाएगा केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 273। ठीक है, इज इक्वल टू डिग्री है 283 माइनस 273, तो ये हो जाएगा 10 केल्विन। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 10 आंसर क्या आएगा केल्विन नहीं 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 283 माइनस 273 इज इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, केल्विन नहीं 10 डिग्री सेंटीग्रेड इसका आंसर। केल्विन तो नहीं रखा है, तो इस तरह से आप तापमान का परिवर्तन भी कर सकते हैं, मतलब यूनिट्स का चेंज, इंटरचेंज, एक यूनिट से दूसरे में कैसे उसको तापमान को कन्वर्ट करेंगे। उसके मैंने 2 क्वेश्चन भी आपको करा दिए और बुक में भी क्वेश्चन दे रखे हैं, आप बुक ले लें और इन क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दें। इसके बाद इस चैप्टर के अगले भाग नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।